Vidyadan Foundation for Education, in collaboration with Society for Integrated Development of Himalayas, organized a seminar on Indian perspectives of education from 20th to 23rd September 2012. तो आज दो स्पीकर्स हैं। सबसे पहले रविंद्र शर्मा जी, जिनको इनके गांव के आसपास के लोग और पूरी देश में ही जो लोग जानते हैं, गुरुजी के नाम से जानते हैं। रविंद्र शर्मा जी का परिचय बहुत लोगों को यहाँ है और बहुत लोगों को नहीं है। तो जिनको नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि शर्मा जी आदिलाबाद के रहने वाले हैं, तेलंगाना के, और बचपन से, वैसे ये मूलतः पंजाबी परिवार के हैं, पर इनके शायद दादाजी वहां आके बस गए करीब 71 साल पहले, और तब से ये परिवार वहीं का रहने लगा। देखने में, बात करने में आपको ये तेलुगु ही ज्यादा लगेंगे। तो गुरुजी से मेरा परिचय धर्मपाल जी के मार्फत हुआ करीब 15 साल पहले, शायद उन चर्चा में। और जब मैं इनसे मिला और इनके बारे में जाना, तो वही संक्षेप में आपको बताता हूं कि ये बचपन से वहां उस क्षेत्र में रहे, और वहां पर क्योंकि वो निजाम के अंतर्गत आता था इनका इलाका, तो अंग्रेजों की गड़बड़ वहां पे ज्यादा नहीं हुई। जहां जहां राजे महाराजे नवाब थे, वहां पे अंग्रेजी राज का हस्तक्षेप ज्यादा नहीं होने की वजह से पुरानी व्यवस्थाएं बनी रही, पूरी तरह नहीं बनी रही परंतु बनी रही काफी हद तक। और शर्मा जी बताते हैं कि 80 तक हमारे यहाँ पुरानी व्यवस्थाएं काफी हद तक थी। उसके बाद से गड़बड़ शुरू होने लगी, और अब तो काफी हो गई है। तो ये खैर वहां पे रह करके जितने भी कारीगरी के काम है, हस्तकला के काम है, इनकी रुचि की वजह से इन्होंने सारे काम सीखे। यानी मूर्ति बनाना, मिट्टी की, पत्थर की, कुम्हारी का काम, लुहारी का काम, सुनारी का काम, जितनी तरह की कलाएं होती हैं। और उन जातियों के साथ, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हर हुनर का एक जाति से संबंध है, तो उन जातियों के साथ रह करके न सिर्फ हुनर सीखा, पर उनकी व्यवस्थाओं को समझा, उनका जीवन कैसे चलता है उसको समझा, उनकी समाज की रीतियों को समझा, उनके अंतर संबंध समझे। और ये जब से मैं इनसे मिला हूं, मुझे ये समझ में आया कि अपना जो पश्चिमी नजरिया हो गया है, जिसमें हम चीजों को काट काट कर देखते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं, कभी सामाजिक दृष्टिकोण बोलते हैं उससे देखते हैं, कभी और दृष्टिकोण लगाते हैं। लेकिन जब शर्मा जी की बात समझी और सुनी, तो ये लगा कि हमारा जीवन जो पारंपरिक जीवन रहा है देश का, उसमें ये सब एक साथ गुथे हुए हैं। आप इनको अलग करेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मैं गुरुजी को देता हूं, और बस इतना लास्ट में कहूंगा कि भारतीय समाज का जैसा अध्ययन इनके पास है, और ये मौखिक परंपरा के आदमी है। इन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं है, ये बोलते मैंने कुछ पढ़ा नहीं है, पर वो बात झूठ है, मैं जानता हूं। पर ये सिर्फ मौखिक परंपरा की है, और जितनी चीजें इन्हें याद हैं और कंठस्थ हैं, और जैसे चीजें एक दूसरे से जुड़ती चली जाती जब ये बात करते हैं, तो वो चित्र आपके सामने खुलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब गुरुजी बात करेंगे। मैं गुरुजी सोच रहा था कि आप पद्धतियों को सोच रहे बात करने का, थोड़ा बताइए, और जो आपने देखा है इतने सालों तक, उसमें ये तो शिक्षा पे है, पर शिक्षा तो सब कुछ आ जाता है। हाँ, सभी कुछ आ जाता है। मैं तो आंध्र प्रदेश का आदिलाबाद का बताए हैं, छोटा सा गांव है, छोटा सा इलाका रहा है, और मैं 20 किलोमीटर घूमा, उससे ज़्यादा नहीं। तो हमारा अपना देखना मानना ये था, जैसे आज के समाज को देखे हैं कि आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई भी बेचारा अपने गांव में, अपने घर में रह के जी नहीं पा रहा है। जो पढ़ लिया वो संचार जाति वाला हो गया है ना, वो अपने गांव और अपने घर में रह करके जी तो नहीं पाता है।
भाग जाता है, तो जीने के लिए नहीं करता है, कुछ सीखने वाटने के लिए भी नहीं है। तो इसका मतलब एक तरह का संचार जाति वाला जो खाना बदोश जिसको बोला जाता है ना, ऐसा हो गया है पूरा का पूरा। और हर व्यक्ति अपनी जिंदगी अपने से चालू करता है, अपने से खत्म हो जाती है। मर पड़ के जहाँ घर बनाएगा उसकी संतान उसमें नहीं जिएगी, पता नहीं रहेगा कि ये कहाँ जिएगा। तो ये व्यवस्था पूरी ऐसी हो गई है। मैं तो देखता था कि हमारे लोग यात्राओं के नाम पर देश भर तो घूमते थे, मगर जीते अपने गांव में थे। जीने के लिए बाहर नहीं निकले थे ना, तो जीते अपने गांव में थे। तो कैसे जीते थे वो लोग? एक छोटी सी परिधि में उनका सब कुछ कैसे चल जाता था। तो ये सारी चीजें हम देखे समझे, क्योंकि हमारे लोग जरा प्रकृति को ज्यादा मानते रहे हैं, हर सारी चीज से प्रेरणा लेते रहे हैं। तो ये समाज ये देखता था कि भाई चींटी अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाती है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 गज या 10 गज। एक पशु अपना आहार ढूंढने के लिए कितना दूर जाता है, ज्यादा 2-4 किलोमीटर। एक पंछी शाम में तो घर लौट आएगा अपने घोंसले में। तो जब ये प्रकृति के सारे जीवों के लिए आहार की एक परिधि है, तो क्या मनुष्य के लिए ऐसी कोई परिधि नहीं है क्या? तो मनुष्य की भी तो ऐसी कोई परिधि होना चाहिए ना। तो सुबह निकले और शाम में लौट के आ जाए, वो उसकी परिधि हो सकती है बढ़िया से, और जिसमें 12 महीने उसको आहार मिल जाता है। ऐसा नहीं कि भूखा मरेगा। तो यही सारा एक अध्ययन करते रहे हम लोग कि कैसे सब कुछ कर लेते थे लोग। वो एक अपने गांव को ही अपनी दुनिया मानते थे। दुनिया को तो अपना गांव कभी माने नहीं वो लोग, अपने गांव को अपनी दुनिया मानते थे। उनकी कोशिश जरूर रही कि दुनिया में जितनी चीजें बनती है वो हमारे गांव में क्यों नहीं बन सकती। इस हिसाब से वो लोग सारी विद्याओं को अपने गांव में समेटे हैं। लोहे से लेके कागज और काजल तक वो अपने पास बना लेते थे, सब कुछ अपने पास बना लेते थे वो लोग। कि दुनिया में कहीं जो चीज बन रही है क्यों हमारे पास क्यों नहीं बन सकती है। तो वो जो सारी विद्याओं को वो लोग अपने पास में बन पाए, और वो बहुत छोटे पैमाने पे उसके सारे कारखानों की कल्पना भी की है ना। तो हमारी एक जो सभ्यता, मैं सभ्यता की ही बात करता हूँ ज्यादातर, हमारी भारतीय सभ्यता एक ऐसी सभ्यता रही है जो बिना किसी कारणवश खत्म हो गई। जब देखे हम लोग तिब्बत का देखे डॉक्यूमेंट्री देखे, तो एक सभ्यता कैसे खत्म होती है वहां पता चला, कैसे नाश किया जाता है उसको, जब वहां देखे थे वीर में। मगर भारत की ऐसी सभ्यता रही है जो बिना कारण के खत्म हो गई। बिना कोई कारण नजर ही नहीं आता, कोई प्रकृति प्रलय नहीं हुआ, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, उसके बिना खत्म हो गई। सिर्फ एक शब्द उसको खा गया, डेवलपमेंट, विकास जो शब्द है वो उसको खत्म कर दिया। एक शब्द के चलते सब खत्म हो गया है यहाँ पे। ये कि मेरा भी अध्ययन रहा कि कैसे हमारे साथ लोग सब कुछ अपने पास में बना लेते थे, कर लेते थे। हमारे इलाके में लोहा बहुत बनता था, साल का 1 लाख टन लोहा बनता था। आज जितने बेचारे गांव में जी रहे हैं, बहुत पिछड़े हुए आदिवासी माने जाते हैं, वो एक समय लोहे के कारखाने के मालिक थे लोग। खूब बढ़िया लोहा बनता था, लोहे को फौलाद बनाते थे वो लोग, यानी उस लोहे का नाम उसको दमश्क माना कहलाता था वो लोहा। उसको तो जो बढ़िया बिना जंग पकड़ने वाला लोहा तैयार करते थे बहुत आसानी से। मिट्टी कैसे बनाते थे, पात्र, उसमें लोहा डाले और उसमें लकड़ी के टुकड़े डाल करके उसका मुंह बंद करके भट्टी में पकाते थे। लोहे में जब कार्बन मिलता है तो वो स्टील जैसा हो जाए, वो बड़े आसानी से बना देते थे। हर सारी चीज बहुत सहज और आसानी से लोग कर लेते थे, है ना। उसके लिए कोई ज्यादा ये नहीं था, क्योंकि मैं तो मुंह देखने वाला आईना भी अपने घर के आंगन में बनता हुआ देखा हूँ। हाँ, औरतें आती थी
उनको पूसा लोलू बोलते हैं, जो मोतियाँ, आईने, कंगी फंगी ऐसी चीजें बेचती थी। तो वो आकर के पुराने आईने को नया कर देना है, शादी ब्याह है घर में, कितने आईने चाहिए, नए आईने, वो घर के आंगन में ही बना करके चले जाती थी। आज ये कांच बनाना ब्रह्म विद्या है, हर सारी चीज हमारे लिए ब्रह्म विद्या हो गई है ना। वही चीज कैसे बनती है हम जानते नहीं थे। तो मैं जब उस समय पे घूमता था तो हमारे गांव में सब कुछ बनता था खूब, और मैं हर कारीगर के घर रह करके बहुत कुछ सीखा। सुनार का घर मेरा वर्कशॉप था, कार्यशाला थी। चमार का घर मेरा कार्यशाला थी। नक्काशी वालों के घर पे, क्योंकि हमारे घर पे तो कोई काम चलता नहीं था, तो इन्हीं के घरों के बीच में रह चले जाता था मैं। और कुछ कारणवश कई एक 5-6 साल तक किसी भी पैंट पहनने वाले से बात नहीं करता था मैं। वो उस समय तो फिर यही मामूली जन सामान्य में रहता था। तो चले गए। तो वहां पे जाने के बाद में मेरे को लगा कि हमारी विद्याओं, जो सारा समाज के पास में इतनी जो विद्याएं थी, इतना जो ज्ञान था, ये कैसे पनपा था, कौन इसको फैलाया था, कौन सारी इतनी कठिन विद्याओं को इतना सहज कर दिया था। इतना हर कारीगर अपना कारखाना अपने बगल में लेके घूमता था। उसके लिए कोई बड़े बड़े वर्कशॉपों की जरूरत नहीं थी, बड़े बड़े शेडों की जरूरत नहीं थी, कुछ नहीं। जहां मन हुआ वहां बैठ करके काम हो गया। हर आदमी अपना कारखाना अपने साथ में लेके ही घूमता था। हम लोग बहुत बड़ी ऐसी ऐसी चादरें देखे हैं जो 25 गज चौड़ी और 45 गज लंबी है, एक जोड़ करके बनाया, एक ही मध्यम पर बुनती की हुई, इतनी बड़ी बड़ी चादरें। एक चादर थी हमारे किसी के पास में, 1902 में उस पर ठप्पा मारा गया था, पूरा कारीगरी का काम हुआ था। तो ये हाथ से 2 गुना बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी चादरें बनाते थे खूब आसानी से। ये पारा है ना, पारा नमक से निकालते थे लोग, पारा नमक से पारा निकाल लेते थे। ये बालों से तांबा निकाल लेते थे लोग। हाँ, के तांबा चाहिए थोड़ा बहुत, बाल इकट्ठा किए, भट्टी लगा दिए, तांबा निकाल लिए। गले के बालों से ये कतिल निकालते थे। कतिल? हाँ, कतिल जिसको क्या बोलते हैं, ऐसा जस्ट निकाला जाता वो। ये कई सारी चीजें कर लेते हैं। कई तरह के नमक मैं भी बनाया, जड़ी बूटियों को उबाल फवाल करके नमक। कोई 7-8 तरह का नमक लोग रखते थे अपने पास में, एक ही नमक नहीं खाते थे। बहुत तरह के नमक रखते थे घर में, बहुत तरह के नमक जड़ी बूटियों को उबाल करके भी निकाल लेते थे। कुछ थे जिसको जो नमक की खेती कर लेते थे, जमीन से भी नमक निकालते थे। तो ये सारी विद्याओं को मैं बहुत देखा हूँ। तो यह कैसे लोग सब कुछ कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, और किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा परेशान कुछ होते नहीं थे, सहज। वो सारे लोगों के पास भी अपनी एक गुरु शिष्य परंपराएं चलती थी। ये सारी विद्याएं तो उसी तरह से चली है। अभी हम लोग जितने बैठ करके मैं सुना हूँ, तो ये जो बात गुरुकुलों की जो बात आती है, तो वो सिर्फ आध्यात्मिक गुरुकुल, आध्यात्मिक विषय को लेकर के जो गुरुकुल रहे हैं, ज्यादा चर्चा उसी को लेकर के होती है। और फिर विद्या के ये ढंग होना चाहिए, वो होना। पर हम लोग देखे हैं कि संगीत के भी गुरुकुल रहे, आयुर्वेद के भी गुरुकुल रहे, कारीगरों के अपने गुरुकुल रहे, पहलवानी के अपने गुरुकुल रहे हैं। वो अखाड़े होते थे, पहलवान होते थे, उसके भी अपने गुरुकुल रहे। वहाँ भी ये बराबर ये परंपराएं चली है पूरी की पूरी। एक के बाद एक अधिपति बनता ही था, वहाँ उत्तराधिकारी होता ही था। तो वो सब गुरु ही माने जाते रहे हैं, और बहुत मजेदार गुरु। मैं इनके सिखाने बखाने के ढंग बड़े अजीब थे। ये नहीं कि समय की पाबंदियां हैं, बैठना है, यूं है त्यों है, सब कुछ ऐसा कुछ नहीं था। एक हमारे पास में एक बहुत बड़े गायक हुए करीमनगर में, नारायण राव उनका नाम, वो फैयाज खान साहब के चेले थे। तो वो बड़ौदा में जब थे दरबारी गायक, तो ये उनके चेलों में ये भी थे जा करके। तो ये रहे
तो एक दिन संगीत सभा चल रही थी, तो काफी लोग बैठे हुए थे, तो ये आलाप लिए, एक तान दिए, तो उतने लोगों के बीच में एक ही आवाज आई, वाह उस्ताद। ये रुके, कौन बोला ये बात? ये कौन बोला? ये वाह करके। तो ये बेचारा डर गया, खड़े हुआ। मैं बोला उस्ताद तू कौन है? मैं आपका शागिर्द हूँ उस्ताद, आपके वहीं रहे, तू मेरा शागिर्द है, तू ये वाह करके क्यों बोला? उन्होंने बोला उस्ताद ये आपके मुंह से आज तक नहीं सुना मैं कभी, तू इसको पहचाना? जा आज से मेरा नाम लेके कहीं भी गा ले, तू बड़ा गायक है। हो गई खत्म उसकी पढ़ाई। और आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ा, यहाँ करीमनगर में बहुत बड़े गायक हुए हैं। विश्वनाथ सत्यनारायण, उनके ऊपर एक बड़ा अच्छा उपन्यास लिखे, लोग तुम मेरा करके, लोग तुम मेरा, भोरे की गुंजार जैसी होती है वैसे उनकी आवाज थी, उस पर काफी अच्छा लिखे। वो हो गई उनकी पढ़ाई पूरी, खत्म होना है ना। तो ऐसे बहुत चला है अपने पास में। ये नहीं कि पढ़ो, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। राम गुरु के घर गए पढ़ने के लिए, थोड़े समय में सभी विद्याओं को प्राप्त करके चलते बने, खत्म। वो निकल गया वहां से। उसके लिए वो ठहरे नहीं रहे ना कि इतने साल इसको बैठना ही होगा। जब साल को प्राप्त कर लिया और गुरु ये मान लिया कि इसको अब आगे की जरूरत नहीं है, तो बस है, चला जाए। वो होता था तो कारीगरियों के पास भी इस तरह का सब कुछ चलता ही रहा है खूब। मैं बहुत लोगों के पास में गया, इनका बड़ा मजा आता था। कभी कभी एक शिल्पाचार्य के पास बहुत दिन रहा मैं, बहुत जानकारी थी शिल्प के बारे में। तो ये लोगों के पास में एक जानकारी होती थी इनको, पत्थर, जो बड़े बड़े पत्थर फोड़ने के लिए कुछ पत्तों का रस निकाल करके ये लोग उसके ऊपर में दरार में नहीं, उस पर लाइन डालते थे और हथौड़ा मार करके उसके 2 टुकड़े हो जाते थे, बड़े आसानी से उसको कर डालते थे। तो एक दिन मैं अपने गुरु महाराज के पास में, वो लेटे हुए बड़ी मस्ती, पैर दबाते समय वो उस टाइम पे बहुत बातें बताते थे। वो लेटा हुआ है, आंखें बंद करके ये पैर दबाए, खूब बातें बताते थे। वो लगे कि अरे तेरे को मैं वो बताता हूँ, वो पत्ते इतने में कोई आ गया, अरे उठ गए, अरे तेरे नसीब में नहीं है। नसीब में नहीं है। फिर कभी वो कुछ समय होते थे ये लोगों के, कुछ समय होते थे ना, वो एक रहा है, वो एक बड़ा एक रिश्ता है ना। तो ये बात ये आती है कि कई बार हम लोग देखे हैं कि सामर्थ्य के साथ अपने शिष्यों में एक सहजता को पैदा करते थे, सहजता को। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ। करीमनगर में एक जगह में एक सरस्वती का देवालय है, तो देवालय में वो बेचारे एक पंडित जी है, तो हर बसंत पंचमी को कुछ लोगों को बुला लेते हैं सम्मान करने के लिए। तो एक बार मेरे को भी बुला लिया, मैं गया किसी को साथ में लेके, तो अपनी ब्याह हो गए, तो एक कमरे की चाबी दे दिए, ताला खोले, एक चटाई पड़ी थी, एक झाड़ू पड़ा था, झाड़ दिए, चटाई बिछा के रख दिए, सामान लेट गए। समय के साथ में संध्या समय जब कार्यक्रम था, तैयार होके चले गए। तो सभा में इतने विद्वान पंडित आए हुए थे, अष्टावधानी, शतावधानी, बहुत बड़े बड़े, इनकी जबान पे हजारों श्लोक थे। ये सब बैठ करके बड़ी जबरदस्त चर्चा हुई, बहुत सारे अष्टावधानी। वो कविता, ये कवियों का एक ही होता है, अष्टावधानी और शतावधानी, वो आंध्र में काफी चलता है। अष्टावधान में एक कवि बैठता है और 8 लोग बैठते हैं साथ। शतावधान में एक कवि बैठता है और 100 लोग बैठते हैं। शास्त्रावधान में 1000 लोग बैठते हैं। और नेत्रावधान में ये कोई आंख से इशारे करता है, उसके हिसाब से कविता गाता है। ऐसा बहुत कुछ चलता है ना। ऐसे अष्टावधानी शतावधानी लोग उसमें थे, बड़ी चर्चा हुई।
और जब खाना खाने बैठे हम सब खाना खाए और हम जाकर के अपने कमरे में लेट गए तो इतने में ये लोग आ गए, ये बड़े बड़े पंडित लोग आ गए। कहाँ सोएंगे? नहीं यार, अरे यहाँ जगह है। तो कोई बोला कि ठहर में कुछ बिछाने के लिए लेके आता हूँ। तो गया और कहीं से बड़ा बोरिया लेके आ गया, वो डाल दिया। अब बस है, बोले चलो ये सब अपने बैग लगाए, अपना दुपट्टा जो सम्मान में शाल डाले थे वो ओढ़ के सो गए। ये तो सो गए मगर मेरे को नींद नहीं आ रही। ये इतना मस्ती से सो गए आराम से। मैं सोचा कि ये इन लोगों में कमी क्या है? इतने विद्वान लोग हैं, हजारों श्लोक ग्रंथ के ग्रंथ हजम कर गए हैं, ये सब कुछ है इनकी, इतना सब कुछ है इनके अंदर, उसके बाद भी ये इतना सहज कैसे है? ये पंडित जी अगर इनकी जगह आज किसी लेक्चरर को पकड़ के बुलाता या आज किसी और को लेकर के आता तो वो क्या ऐसे सोता? उनकी तो माँ बहन की एक करता, रखने की हैसियत नहीं है तो हमको क्यों बुलाए, है ना? बुला ही देता, भाग जाता। तो वो जो है, मेरे को लगा कि ये जो चीज है ये कैसे पैदा की जाती थी। आज वो हमारे पास, हमारे 8वीं 10वीं पढ़े लिखे लड़के में भी ये नहीं होता है ना? 8वीं 10वीं पढ़ा लिखा लड़का भी इतना सहज नहीं होता है, समझो ना? जो इतने विद्वान लोग इतना सहज हो जाते थे पूरा का पूरा। कृष्ण सिंह चावला की किताब में एक बड़ा अच्छा वर्णन है। ये जब वहाँ पढ़ रहा था तो ये संस्कृत का विद्यार्थी, तो ये लाल गमछा लपेट करके सुबह सुबह एक झाड़ के नीचे बैठ के श्लोक पढ़ रहा था जोर जोर से। इतने में इनका आचार्य वर्ग आ गया, तो वो निकले वहां से। तो ये इनको देख करके कपड़े पहन के दौड़ा। वो बोले कि ठहर तुम संस्कृत के विद्यार्थी हो ना? हाँ संस्कृत। कोई बात नहीं, इस देश में संस्कृत पढ़ा लिखा लड़का और अंग्रेजी पढ़ी लिखी लड़की अर्ध दिगंबर रह सकते हैं, कोई बुरा नहीं। अंग्रेजी पढ़ा लिखा लड़का पूरे शरीर को ढाकता है, यहाँ संस्कृत पढ़ा लिखा लड़का धीरे धीरे कॉपी मान के झाड़ के नीचे बैठ जाता है। संस्कृत पढ़ी लिखी लड़की पूरे शरीर को ढाकती है। ये अंग्रेजी में एकदम उल्टा हो गया, उल्टा हो गया पूरा। तो वो जो सहजता जो लाई जाती थी, और मैं ऐसा बहुत देखा कि कैसे ये कर लेते थे पहले, उसके बारे में काफी सोचता भी रहा। एक बार की बात है, मैं अपने आश्रम को जा रहा था अखाड़े को, तो तालाब का बांध टूटा हुआ था, वहाँ एक झोपड़ी बना करके एक आदिवासी परिवार आकर के जी रहा था। दोनों इसे बेचारे नए शादी करके मियाँ बीवी थे दोनों भी। तो ये लोग, उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसका समय हो गया। उसके गर्दन जब उठी तो इसको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। तो वो बेचारा परेशान हो गया। तो मैं जा रहा था उधर से, इतने में खेत के में काम करने के लिए कुछ औरतें जा रही थी। वो औरतें जब जा रही थी तो कुछ देखी इसको, अरे क्या रे तू रो रहा, क्या बात है भाई, इतना परेशान है? तो नहीं, मेरी बीवी कैसा कैसा कर रही है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। तो ये जाके देखे, अरे पागल, बच्चा होने वाला है ना रे इसको, कोई नहीं है क्या? तो कोई नहीं है ऐसा। तो 1-2 मिनट खड़े रह के सोची औरतें, ठीक है कोई नहीं है तो क्या, मैं ना वो डराती है वहाँ रख दी। थोड़ी देर में कोई गर्म पानी करने लग गया, कुछ थोड़ी देर में बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा कर दिए, खुश हो गए। उसको बोले कि देख भाई, ये बुजुर्ग औरत है, तेरे घर वाले जब तक नहीं आते तो इसको रखता तो रख ले, मजदूरी देना है दे दे, नहीं तो चलता है, कोई बात नहीं है। तो रख के ये लोग चले गए। मैं ये देखा कि ये जो सामर्थ्य और फिर इतनी सहजता से कर लेना, अपना काम छोड़ करके कर लेना, ये सब कुछ है, ये मानस को कैसे बनाया गया होगा, है ना? क्या आज की सामर्थ्यशाली लड़की ऐसे कर सकती है क्या? असंभव है किसी के लिए भी। तो ये कैसे ये कर लेते थे पूरा का पूरा। तो ये जो हमारी जितनी आध्यात्मिक जो फिलॉसफी है, ये समाज में इस तरह से इसको कैसे घुसेड़ दिया गया। ये खाली चर्चा का विषय नहीं था ना, इसको समाज में कैसे उतारा गया था पूरा। हिंदुस्तान में अन्न बेचना पाप रहा है,
आज अन्न बेचना सबसे बड़ा धंधा है ना? अन्न कभी नहीं बिकता था हिंदुस्तान में। ये बहुत सारी चीजें रही है, तो वही कि कैसे हमारे पास रहा है ये। मैं तो बहुत तरह के आचार्यों के पास भी रहा, बहुत जो उस समय पे कुछ स्कूल चलते थे निजाम के समय के हमारे पास में, खानगी स्कूल उनको बोलते थे, वो स्कूल में मैं पढ़ा वहाँ पर। तो वो स्कूल तो सुबह 4 बजे चालू होता था, 4 बजे चल जाना पड़ता था। कई बार वो गुरु महाराज अपनी गुदड़ी में घुसेड़ के सुला देता था, इतना जल्दी आएगा सो जा करके। उसके बाद चले गुरु महाराज के साथ में 2-4 लड़के रह जाते थे, गुरु पत्नी के साथ में सफाई करना, पानी भरना, वो ये करना। गुरु महाराज के साथ चले नाले के किनारे, नदी थी वहां। जितनी देर गुरु महाराज झाड़ियों के पीछे बैठा है, सब बच्चे बैठे हुए। फिर ये गुरु महाराज एक पत्थर पे बैठना, मुंह धोता, और उसको देख देख के सब लगे हुए। वहां से फिर चले पाठशाला में आए, अपनी जगह आकर के प्रार्थना किए, चले घरों को भाग गए, फिर चले गए। तो फिर एक एक विषय की पढ़ाई, एक घंटे में विषय नहीं बदलता था वहाँ। 8-8 दिन एक एक विषय चलता था, ऐसे घंटे में एक एक विषय नहीं बदलता था। 8-8 दिन तक चला जा रहा है। तेलुगु है तेलुगु, गणित है तो गणित, ये चलता था। मगर क्या होता था कि रोज 2-3 बजे के आसपास गांव के बुजुर्ग लोग आते थे, 2-4 लोग रोज ही आ जाते थे, पगड़ी बांध के वो आ जाते थे, आके बैठ जाते थे। हाँ, क्या पढ़ा है आज गुरु महाराज? ये पढ़ा है। अच्छा, ये पढ़ा है क्या? अरे चल गंगा रेड्डी वो पद्यम गा के बता। अरे चल शेख अहमद वो बोल के बता। ये उस दिन परीक्षा। वो लोग जब तक आगे चले नहीं जाते, ये गुरु महाराज की जान में जान नहीं रहती थी। बड़ी तगड़ी परीक्षा होती थी, रोज ही रोज परीक्षा हो जाती थी। वो आगे परीक्षा करके चलते बनते थे। उस समय क्या था कि वो गुरु महाराज को हम लोग अमास और पूर्णिमासी के दिन 2 दिन सीधा लेके जाते थे। सीधा मालूम है, एक सूप में दाल, चावल, आटा, नमक, मिर्च ये सब रख देते थे। वो ले गए, गुरु पत्नी को दिए, प्रणाम किए, वो सब अलग अलग निकालते थे। 2 दिन की छुट्टी अमास और पूर्णमासी को। हाँ, नवरात्र के समय हम लोग धनुष बाण लेकर के निकलते थे 9 दिन। तो जितने शिष्य चेले हैं उस स्कूल में पढ़ने वाले, उनके घरों में जाते थे। तो गए घरों में, तो घर में आसन वासन लगा के रखते थे, परात रखते थे, गंगा में पानी रखते थे। गए गुरु महाराज को आसन पे बैठाए, परात में पैर रख के पैर धोते थे घर वाले हैं। उसको कपड़े वपड़े देना है, कोई अंगूठी पहना दिया, कोई कपड़ा दे दिया। उसके बाद पूछ लेते थे, गुरु महाराज आपके घर में इस साल क्या कार्य है, क्या कार्यक्रम है? मेरी बेटी की शादी है। अच्छा ठीक है, शादी है ना, चलो हो गया बात। तो सभी के घरों में एक 9 दिन का कार्यक्रम होता था। उस समय परिवार वगैरह के लिए सब मिल जाता था खूब ना, बस ये होता था उनका अपना। और ये वो आखिरी उस्ताद रहे हैं वहाँ के, उस तरह की स्कूल के पढ़ाने वाले ना। उसके बाद वो खत्म हो गई परंपरा। फिर ये सरकारी स्कूल आ गए। गुरुजी कौन से सन की बात रही है? ये देखो, मैं ये 57-58 की बात है, 58 की बात है, 58 की बात है, बहुत छोटा समय है उसमें, 57-58 की बात है। तो वो आए थे, तो कुछ नए सरकारी टीचर चालू हो गए थे। तो एक थे बुजुर्ग आदमी थे उस्ताद, वो ऐसे एक झाड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो एक चेला निकला, आधा उस्ताद बोला, खड़ा तो मेरे को उस्ताद बोला रे, क्यों बोला मेरे को उस्ताद? तो आप हमारे उस्ताद है ना। मैं जरा उस्ताद कब हो गया रे? नहीं आप हमको पढ़ाए ना, स्कूल में पढ़ा रहे ना। अरे मैं तनख्वाह लेके पढ़ा रहा हूँ रे, तू उस्तादों का नाम नको बदनाम कर। मैं नौकरी तनख्वाह लेके पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई उस्ताद नहीं, मेरे को गुरु महाराज नहीं होगा बोल दिया। सीधे गाली वाली देके भगा दिया। उस्ताद किसको बोलते समझ लो बोल के बोला, है ना। ये जो चीज थी बड़ा बुरा लगता था उन लोगों को कि हम तनख्वाह लेके पढ़ा रहे हैं। पूर्व संस्कार के लोग थे ना वो, उनको बड़ा बुरा लगता था। तो उस समय की जितने भी टीचरों को ये बुरा लगता था कि तनख्वाह लेके पढ़ाना पड़ रहा है। तो ये सब रहा है। तो बहुत तरह के
गुरुकुल एक रात जितने भी रहे हैं, वो मैं तो ये आचार्यों के पास भी ज्यादा रहा, शिल्पाचार्य, नाट्याचार्य, संगीताचार्य, ये सारे लोगों के पास में घूमता फिरता रहा। फिर बाद में मेरी भी पढ़ाई वही हुई, मैं हैदराबाद में फाइन आर्ट्स कॉलेज में पढ़ा। तो जब हैदराबाद में जाने के पहले बड़ा मैं कुम्हार के पास में बैठ के काम करता था। हैदराबाद पढ़ने के लिए जाने का मन नहीं था जरा मेरा, हैदराबाद में जाके पढ़ेंगे तो ही कलाकार बनेंगे क्या, तो मन नहीं था मेरा। तो अब जाके बैठा मैं, तो जो कुम्हार जो थे, घुमुलिंग दादा बुजुर्ग आदमी थे, उस्ताद जैसा थे मेरे। तो क्या बात हुई, मुंह लटका के बैठा है। तो मैं बोला कि ऐसा मेरे को हैदराबाद पढ़ने के लिए जाऊँ है, पर मेरा मन नहीं है जाने के लिए, पढ़ने के लिए क्या, वहाँ जाने के बाद ही पढ़ाई होगी क्या। तो वो मेरे को एक बात बोले कि देखो तुम्हारे घर में कोई मूर्तियाँ बनाता है क्या? तो मेरे घर में कोई मूर्ति नहीं बनाता है। अड़ोस पड़ोस में कोई बनाता है क्या मूर्ति? कोई नहीं बनाता है। कोई नहीं बनाता है, तू क्यों बनाता? फिर तुम क्यों बनाते हो? ये बात तो मेरे को नहीं मालूम है, मैं क्यों बनाता हूँ। तो बोले कि देखो परमात्मा हर एक को एक विद्या देता है, और उस विद्या में तरक्की करने के लिए उसको मौके भी देता है, 3 मौके देता है। उसको समझ के अगर उस दिशा में चले गए तो ठीक है, आगे बढ़ गए, नहीं तो एक बेवकूफ को विद्या दिया था करके वापस खींच लेता है। इसलिए अब सब जब समय आया तो चलेगा। मैं उनको प्रणाम किया और चलते बना। हाँ, उसी दिन फिर चला गया मैं हैदराबाद। वो बड़े जबरदस्त उस्ताद हुआ। तो वो जब किसी एक महापुरुष की किताब जब हाथ में आई, मैं देखा वो, तो उसमें पहला ये लिखा था कि अपने आप को समझने का सही ढंग यही है कि तुम्हारे भीतर सही सहज विद्या क्या है उसको समझ लो, तो अपने आप को समझ लिए है। तो ये बात वो लिखी हुई थी। एक कुम्हार आदमी मेरे को ये बात बोला है ना, वो सहज ये बात मेरे को बताया है इतना, और एक इतना बड़ा आदमी इसी बात को लिखा है। वो जानते थे, हमारे जो पेंटिंग जिनसे मैं सीखा गुरु लोग, वो गुरु थे बहुत अच्छे हैं, बहुत जानकारी थी उनको, गजब की जानकारी, और बहुत सहज सीधे साधे हैं। हाँ, तो ये काम हुआ कैसे, जो सामर्थ्य के साथ सहजता का समाज में लाने का, ये इसके बारे में कुछ अगर है ना। तो वो जो था, तो बात ये आती है कि अभी रामचरितमानस पढ़ रहा था, तो उसके पहले मैं बहुत आश्रम घूम के आया, कई आश्रमों में गए थे, यहाँ भी गए थे, बेंगलुरु में भी एक आश्रम में गए थे, और जगह जगह में। तो रामचरितमानस में गरुड़ काकभुषुंडी के पास जाते हैं और जाकर के ये बात बोलते हैं प्रणाम करके कि हे काकभुषुंडी, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह, संदेह और भ्रम ये दूर हो गया। देखा ये आज अगर हम आश्रमों में जाते हैं, ये तीनों चालू हो जाते हैं। ये तीनों चालू हो जाते हैं। तो जहाँ मोह पैदा होता है, या संदेह पैदा होता है, भ्रम पैदा होता है, ये सारी चीजों का विकल्प आश्रमों में दिखाई देना चाहिए ना। हाँ, वहां जाने के बाद ये लगना चाहिए कि उसके बिना भी हम ऐसे जी सकते हैं। और वो है डिजाइनिंग, कि कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो कैसा डिजाइन होने से हमारे वातावरण का, परिसर का कैसा डिजाइन होना चाहिए। तो हमारा जो एक बड़ा एक सिद्धांत रहा है, बड़ा अच्छा हमारी सभ्यता का, कि पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि वह भी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में जब पूर्ण मिलता है तो भी पूर्ण है, पूर्ण से जब पूर्ण निकल जाए तो भी पूर्ण है। हर परिस्थिति में परिपूर्ण रहना, एक सिद्धांत है ना बड़ा अच्छा, कि जैसे एक पेड़ पर, एक वृक्ष पर फूल खिलता है तो सुंदर है, और फूल नहीं है तो उसमें कोई कमी है क्या? हम तो कोई कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसा फूल होता तो सुंदर लगता है ना। उस पर एक पंछी बैठ जाए बड़ा सुंदर है, पंछी अगर उड़ जाए तो इस वृक्ष में तो कोई कमी होती नहीं है ना। वो जहाँ बैठा है वो सुंदर है, ये अपनी जगह सुंदर है, दोनों मिलते हैं तो भी सुंदर है, अलग हो जाते हैं तो भी सुंदर ही सुंदर है, कमी कहीं होती नहीं है। तो इसको दृष्टि में रख करके
एक जीवन शैली जो भारतीय जीवन शैली बनी थी, भारतीय सभ्यता की, कि एक ऐसी व्यवस्था कुछ है तो ज्यादा ना लगे, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस न किया जाए, है तो ज्यादा ना लगे, नहीं है तो उसकी कमी को महसूस न किया जाए। ये सारी चीजों को रखा गया, हमारी सारी डिजाइन में इसको रखा गया था। है तो ज्यादा नहीं होना है, नहीं है तो उसकी कोई कमी महसूस नहीं करना है। हमारा घर भी उसी हिसाब से बना था, आहार भी हमारा उसी हिसाब से बना था, वेशभूषा भी उसी हिसाब से बनी थी। चमड़े के चप्पल, धोती, कुर्ता, दुपट्टा, पगड़ी या टोपी, इतना भेज है ना। पगड़ी और टोपी निकल जाए तो कोई कमी है क्या? और शरीर पे अंग वस्त्र नहीं है तो क्या कोई कमी है क्या? और कुर्ता नहीं है तो कोई कमी होती है क्या? हम खेती है लोग धोती बनियान पे रहते हैं, शरीर पे बनियान भी नहीं, इतना जिने हुए पंचा पड़ा उसको पकड़ पकड़ के प्रणाम करते हैं। पैर में जूता है तो भी चलता है, नहीं है तो भी चलता है तो ज्यादा नहीं है, नहीं है तो कमी नहीं है उसकी। अब इस भेष में से क्या निकालेंगे? शर्ट निकालते हैं तो नंगा है, जूता नहीं है तो असभ्य है, एक बटन टूट जाए तो सारा दिन परेशान रहेगा। इतनी परेशानी वाली वेशभूषा को पहन करके क्या आनंद से जिएगा, है ना? तो इसलिए आनंद से जीना है तो उसका अपना कुछ तो होना पड़ेगा ना, कि उसकी अपनी व्यवस्था ऐसी हो, ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो हमारे घर भी ऐसे ही बने थे, हमारा आहार भी ऐसे ही बना था, वो है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। क्योंकि हम जो खाना खाते थे पहले घरों में, हमारे पास जो बनता था कि एक दिन पीला अनाज, एक दिन सफेद अनाज, एक दिन बिना नमक का खाना, एक दिन बिना तेल का खाना, एक दिन बिना चाकू इस्तेमाल किए खाना पर पकना है, और एक दिन रात का पका हुआ सुबह खाना है। ऐसे चलता था पूरा। तो उसमें यह था कि वो औरतें जानती थी कि नमक के बिना भी कितने स्वादिष्ट पदार्थ बना सकते हैं ऐसे, और तेल के बिना भी कितने स्वादिष्ट पदार्थ बना सकते हैं, वो बनते थे, जानती थी खूब ऐसे। वहां ये नहीं था कि ये होगा तो ही हम खाएंगे, है ना। मैं कई बार एक कथा सुनाता हूँ, एक बहुत बड़े विद्वान पंडित शास्त्रार्थ के लिए लोगों को बुला लिए घर में, आ रहे लोग, तो 2-4 दिन शास्त्रार्थ खंडन हुआ, खंडन करने की बात आ गई। तो जब ये खंडन करने की बात आई तो उसकी बहन आई धीरे से, इसके कान में बोल गई कि ग्रह तांदुड़े नास्ती, घर में चावल नहीं है। खा शास्त्रार्थ करता बुला तो लिया खाने के लिए, वो घर में चावल नहीं है, बोल लिया आकर के आलू से बोल के कैसे बनी। तो इसकी पत्नी देखी कि कुछ बोल के गई है और ये परेशान हो गया, तो जाके पूछी क्या बात है, अरे घर में चावल नहीं है ना। वो कौन बोला चावल नहीं, चावल है, सब है, तो अपना करो जो करना है करो। तो ये जब हो गया, सब चर्चा हो गई, तो वो खाना खाने के लिए बुलाए, तो खाना खाए सब लोग। खाना खाने के बाद जब चले गए तो ये पूछा कि खाना कैसे बनाई थी, चावल कहाँ से आ गए? वो कुछ नहीं, बहुत लौकियां लगी हुई थी, उसको ऐसे पका दी, किसी को पता ही नहीं चला कि क्या खा रहे हैं। ये जो है ये सामर्थ्य है ना, ये सामर्थ्य होती है ना। ये सब कुछ होगा तो ही करेंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ये नहीं है ना। हमारी व्यवस्था में ये जो था, ये सिद्धांत बड़ा अच्छा था, यह है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। हमारे घर भी जो बनते थे पूरे ऐसे ही थे, विशाल विशाल मकान। तो ये तो बहुत बार सुने हैं लोग, तो खैर काफी लोग नए हैं ना। तो हमारे घर के 5 लक्षण होते हैं। पहला लक्षण है घर आरोग्य के लिए श्रेष्ठ रहे, दूसरा लक्षण है घर आर्थिक रूप से सहयोग दे, तीसरा लक्षण है घर आध्यात्मिक दिशा में बढ़ाए, चौथा लक्षण है घर प्रकृति से प्रेम सिखाए, और 5वां लक्षण है घर सामाजिक होए, असामाजिक नहीं होना चाहिए। ये 5 लक्षण जिसमें नहीं होते हैं वो घर घर नहीं होता है, ऐसा। तो ये 5 लक्षणों को लेकर के हमारे घर बनते थे। पहला आरोग्य के लिए श्रेष्ठ हो, तो हमारे पास में भाषा, भोजन, भेष, भवन के आधार पे तो हिंदुस्तान के 108 भाग होते हैं, है ना। कि हर 50-100 किलोमीटर के बाद में भाषा बदलती है, वेशभूषा बदलती है, भोजन बदलता है, और भवन का डिजाइन भी बदल जाता था। तो इतनी विविधता थी हमारे पास में, तो ये सब बदल जाता था। तो उसमें जो भवन का जो डिजाइन था, तो ये बहुत कुछ क्या होता था कि अपने पास में
हर नदी के जल का अपना एक गुण होता है ना। हर नदी के जल का अपना एक गुण है, किसी का वात गुण है, किसी का पित्त गुण है, किसी का कफ गुण है, ऐसा। तो उसके किनारों पे रहने वाले लोगों का आहार उस हिसाब से तैयार होता था। वो रहा है, उस हिसाब से बना था पूरा आहार कि कैसी भौगोलिक स्थिति में रह रहे हैं, उनके वहाँ के जल का क्या गुण है। तो एक एक इलाके की अपनी कुछ खास बीमारियां होती हैं, तो बीमारियों से बचना है तो कैसे करना है। तो वो इलाकों के जब घर देखते हैं तो बीमारियों से बचने की वो डिजाइन है पूरी, वो घरों की ऐसे, कहीं त्रिशाला, कहीं चतुशाला, कहीं एक शाला, ये सब रहा है ऐसा पूरा। उसमें कोई गहराई से काफी अध्ययन करे तो पता चले। तो पहला तो घर का लक्षण है कि आरोग्य के लिए श्रेष्ठ है। आयुर्वेद के अनुसार पैर गर्म, पेट नरम, सब ठंडा है तो आदमी आरोग्यशाली है। तो उस हिसाब से टेम्परेचर रहना चाहिए। ये जब से सीमेंट के मकान बन गए ये सिद्धांत उल्टा हो गया, सर गर्म होने लगा, ठंडे होने लगा। दूसरा घर है आर्थिक रूप से, आर्थिक रूप से परेशान ना करें। शास्त्रों में एक बात आती है कि घर से निश्चिंत रहो, गृहस्थी से निश्चिंत रहो करके कोई शास्त्र नहीं बोलता है। घर ऐसा होना चाहिए जो हमको निश्चिंत रखे। गृहस्थी तो हमारा धर्म है भी, है ना। तो घर से निश्चित रहो, तो घर ऐसा होना चाहिए जो हमको परेशान न करे। तो हमारे जो घर थे विशाल विशाल मकान थे, इतने विशाल मकान रहने के बाद भी सोए तो वो लोग भी, खाना वो लोग भी खाए हैं, अतिथि सत्कार वो लोग भी किए, मगर घर में जगह रोकने वाली कोई चीज नहीं थी, कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं थी। पीटे पाट लगते थे, भोजन उठा के कोने में रटाते थे, चटाई शतरंजी बिछती, स्वागत सत्कार होता, लपेट के बगल में डालते थे, खटियाएं बिछती थी, सोते थे लोग, उठा करके कोठे में डाल देते थे। हाँ, घर में एक तखत पलंग होता था, कोई बुजुर्ग आदमी पड़ा रहता था उस पे, या कोई महात्मा आया तो चढ़ के बैठ जाता, या बस्ती में नाटक ड्रामा होता तो बच्चे उठा के ले जाते थे। उससे ज्यादा काम का नहीं था, है ना, इतना ही था वो, कोई चीज जगह रोकने वाली नहीं थी। आज जनसंख्या बढ़ गई, घर छोटे छोटे बनने लग गए, तो फिर ये घरों में जगह रोकने वाली चीजें क्यों इस्तेमाल करने लगे। हर घर की वास्तु शांति करके उसमें घुसते ही वो घर इतना मांगता है कि अपने घर को म्यूजियम बनाते कस्टमर निकल जाता है। तो जिस घर में आदमी आर्थिक रूप से इतना परेशान रहेगा, वो साहित्य, संगीत, परमात्मा, ये सारी चीजों के बारे में कब सोचेगा बेचारा, है ना। ये सारी चीजों के बारे में सोचने वाला ही आध्यात्मिक होता है ना। वो जो आध्यात्मिक ही नहीं है उसको प्रकृति से कोई प्रेम नहीं होता है, और जिसको प्रकृति से कोई प्रेम नहीं है वो सामाजिक जीव नहीं बन सकता, है ना। समाज की अपने पास में बड़ी अच्छी परिभाषा है कि समाज का मतलब होता है प्राणी समूह, और प्राणी क्या हम ही है क्या, सीधे से प्राणी तो हम नहीं है। प्राणी तो वृक्ष भी प्राणी है, पशु पक्षी भी प्राणी है, ये सब प्राणी है, ये सबके साथ हम जीते हैं, ये सबके साथ हम जीते हैं ना। ये आपस में एक समाज माना जाता है पूरा का पूरा। मतलब बड़ी विचित्र बात यह है कि जितना भी प्राणी समूह है सहज ही वो अपना कर्तव्य निर्वाह करता है। वृक्ष है, प्राणवायु देना है, देगा। घर में कुत्ता बंधा हुआ है, पराया आदमी आएगा तो भूखेगा, उसको इतना ही बोलना पड़ता है कि पराया आदमी आया भूख, वो सहज वो करेगा, बुरा ना। तो ये सारी चीजें सहज ही अपना कर्तव्य निर्वाह करती है। तो मनुष्य जिस दिन इन सारी चीजों के प्रति अपना कर्तव्य निर्धारित करके जीना चालू करता है, ये उस दिन सामाजिक होता है, समझे, ये उस दिन सामाजिक होता है। ये नहीं कि 4-6 लोग बैठ करके वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, खाना वसुधैव कुटुंबकम में तो हर सारी चीज के साथ में रिश्ता बनाना पड़ता है ना। तो हमारे पास में क्या रहा है कि गुरु को कई तरह से माना गया है, और एक तो अध्यापक है, एक आचार्य है, एक गुरु है। उसके बाद गुरु भी 3 तरह के माने गए हैं। एक गुरु तो है कछुए की तरह, एक गुरु है मुर्गी की तरह, एक गुरु होता है मछली की तरह, ऐसे।
ये सारे तरह के गुरुओं की समाज में जरूरत होती है। ये मुर्गी की तरह एक गुरु होता है जो अपने चेले तैयार करता है और उनको समेट के बैठा रहता है। और एक गुरु होता है कछुए की तरह, कछुए जैसे अंडे दे दिया चला गया, फिर कभी आया देख गया फिर चला गया, जब इसमें से बच्चे निकले वो उसके पास चले गए। ऐसा एक गुरु अपना शिष्य वर्ग तैयार करता है, कभी आता है कभी इनको जरूरत पड़ी है उनके पास पहुंच जाते हैं ऐसा। और एक गुरु मछली के, वो अंडे दिया और उसके चारों तरफ घूमते ही रहता है, उसी तरफ भ्रमण करते रहता है। तो ये सारे तरह के गुरुओं की व्यवस्था हमारे समाज में रही है पूरे, क्योंकि इसमें हमारी व्यवस्था को कह इतना थोड़े में तो समझा नहीं सकते हैं। हमारी जो भारतीय व्यवस्था रही है, समाज जो रहा है यहाँ पे, हमारी अर्थव्यवस्था रही है व्यय प्रधान, आय प्रधान अर्थव्यवस्था नहीं रही है। हमारी सारी की सारी अर्थव्यवस्था व्यय प्रधान थी। क्या प्रधान? व्यय खर्च करने के लिए, आय प्रधान नहीं थी हमारी अर्थव्यवस्था। और हमारे पास 3 ही वृत्तियां थी, कर्म वृत्ति, वैश्य वृत्ति और भिक्षा वृत्ति। ये 3 ही वृत्ति थी। क्षात्र वृत्ति में नहीं रहा है, वो धर्म था, वो धंधा नहीं था, उस पर जी नहीं सकता था आदमी, वो धर्म था। तो कर्म वृत्ति जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करता है, ये सब कर्म वृत्ति वाले लोग हैं। लकड़ी जड़ है, लोहा जड़ है, सोना जड़ है, चमड़ा जड़ है, मिट्टी जड़ है। जो जड़ पदार्थ से सृष्टि करने वाला जो समाज आता है, ये सब कर्म वृत्ति में आता है। जो चेतन से चेतन की वृद्धि करता है, इस तरह का सारा समाज वैश्य वृत्ति में आता है। अब जैसे किसान है, एक बीज खेत में डाल के हजारों बीज पैदा करता है, अपने हाथ से तैयार नहीं करता, है ना। एक जैसे ग्वाला है, 10 गाय से 100 गाय बनाता है। एक धनगर है, भेड़ बकरी चराने वाला, 100 बकरी से 1000 बकरी करता है। तो इस तरह की जो वृद्धि करने वाला जो समाज रहा है, ये वैश्य वृत्ति है। वैश्य वृत्ति और कर्म वृत्ति वालों का ये धर्म था कि वो भूमि को समृद्ध करे। मगर उसके बाद एक भिक्षा वृत्ति थी। भिक्षा वृत्ति वाले लोग समृद्धि से निर्लिप्त रहने की बात करते थे हमेशा। समृद्धि से निर्लिप्त रहना है, क्योंकि हमारी अगर अर्थव्यवस्था चलना है तो ये सिद्धांत खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पूरी व्यय प्रधान थी, आय प्रधान नहीं थी। सब खर्चा ही करना होता था यहाँ पे, कमाने वमाने का कोई ये नहीं था यहाँ। इसको समझना पड़ेगा। एक गांव में कम से कम 18 जातियां होती थी कारीगरों की। क्या होता है कि जब टेक्नोलॉजी छोटी होती है, कारखाने जब छोटे होते हैं, तो समाज उसको व्यवस्थित करता है। और ये बड़े कारखाने जब होते हैं तो ये समाज को व्यवस्थित करते हैं, ये समाज को अपने हिसाब से जीने को मजबूर करते हैं। अब जब छोटी टेक्नोलॉजी होती है तो समाज उसको व्यवस्थित करता है। जब हर गांव में बहुत तरह के कारीगरी के काम चलते थे, तो इन सबको व्यवस्थित करना है, इस हमारी जिम्मेदारी में था कि तुम्हारी बनाई हुई चीजों को हम उपयोग में लाएंगे। ऐसे तो बात ये आती है कि कोई भी काम आदमी क्यों करता है? क्यों करता है? क्योंकि सबको आहार चाहिए। पहले वो आहार की सुरक्षा देखता है, दूसरा वो उस काम को लेके समाज में समान गौरव चाहता है। ये दो नहीं है तो कोई काम आदमी कभी नहीं करेगा, है ना। एक गांव में जब सारे कारीगरों को इकट्ठा किए तो उनको ये दो चीज तो चाहिए ही, नहीं तो क्यों करना है। मगर किसी की बनाई हुई चीज दूसरा क्यों लेना है? जरूरत है तो लेगा, या वो सुंदर दिखाई दे तो लेगा। मार्केट में ये है, किसी की बनाई हुई चीज दूसरा कोई लेने का ही कारण होता है। मगर जरूरत कितनी है? जब गांव में ये सारे कारीगर लोगों को रखना है, जीवित रखना है, तो फिर सारी चीजों की जरूरत कितनी है? कपड़ा कितना चाहिए? जरूरत के हिसाब से जीना चालू करेंगे तो बहुत कम जरूरत है। कपड़ा कितना चाहिए? एक चादर में या कंबल में छेदा करके गले में डाल के कमर में डोरी बांध देंगे तो आधी जिंदगी जी सकता है। उससे ज्यादा कपड़ा क्या चाहिए?
मिट्टी का बर्तन कितना चाहिए, ये कुंकू की जरूरत क्या है, या सोने की इतनी बहुत क्या महत्वशाली बहुत जरूरत है, कुछ भी नहीं है, ये तो बिना जरूरत की चीजें हैं। तो हमारे पास में ये था कि बस्ती में अगर ये कारीगर लोग जीवित रहना है तो इतनी तरह के कारीगर लोग, तो इनको तो भरपूर काम देना पड़ेगा, हर कारीगर को भरपूर काम देना पड़ेगा, जरूरत बहुत कम है। अगर इनको जिंदा रखना है तो बिना जरूरत के भी इतने काम को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय सभ्यता में क्या रहा है पूरा कि कारीगर लोग जरूरत की जो चीजें बनाते थे उसकी कीमत देते थे। उसके कारीगर लोग 3 तरह से काम करते थे। एक जरूरत का सामान गांव के लिए, दूसरे गांव के लिए काम करते थे, तीसरा घर के लिए काम करते थे, घर के लिए काम करते थे। तो उस समय पे जो था कि कुछ चीज की कीमत तय थी, खेती में ये चीज लगेगी, इसके लिए हम इतना देंगे। गांव के लिए साल में एक बार एक कारीगर का मान होता था, वो एक बहुत बड़े मान की, नगर मान सबसे बड़ा मान माना जाता था, वो मान होता था। घर के लिए तो हमारे पास में क्या था कि 49 संस्कार बना करके हर संस्कार में हर कारीगर की कम से कम एक, ज्यादा से ज्यादा 5 चीज रखने की एक पद्धति बनाई गई थी, जो कारीगरों का एक भरपूर लोकल मार्केट बना था। वो कारीगर जो काम करता था वो देने के लिए काम करता था, बेचने के लिए नहीं, देने के लिए। हर कारीगर, हम उस घर में देना है की बात करते थे, बेचना है की बात नहीं करते थे, वो देने के लिए काम करता था। जब कारीगर देने के लिए काम करता है तो सामाजिक जीवन जीता है, जब वो बेचने के लिए काम करना चालू करेगा तो फिर मशीन की तरह मरेगा, 24 घंटे काम करेगा, उसका सामाजिक जीवन खत्म हो जाता है पूरा का पूरा। तो ये जो था तो कारीगर देने के लिए, तो ये 49 संस्कारों से भरपूर एक लोकल मार्केट तैयार किया गया। तो हर संस्कार में हर कारीगर अपना काम लेकर के, कई बार ये खुद आता, कई बार लोगों को कारीगरों के घरों में जाना पड़ता उनका सामान लाने के लिए। ये एक मार्केट था पूरा। ये तो खैर बहुत विस्तार से समझाना पड़ेगा पूरा का पूरा, कि कई बार तो इनको मार्केट देने के लिए लोग अपना नुकसान भी भोगते थे। जैसे गणेश चौथ का त्योहार है, ये अभी जो गणेश का जो त्योहार चल रहा है, ये लोकमान्य तिलक का चालू किया हुआ है, ये जुलूस जलसों वाला। उसके पहले जो गणेश त्योहार होता था हमारे पास में, वो तो मिट्टी का गणेश बनता ही था, थोड़ा बहुत कच्ची मिट्टी का। मगर ये था कि गणेश जिन गणेश चौथ को गणेश बैठाया जाता था, उस दिन शाम में घरों की छतों पे पत्थर मारे जाते थे, उसको पत्थर चौथ भी बोलते हैं। हाँ, जब आरसीसी की स्लैब नहीं थी, टीन की छतें नहीं थी, तो कुम्हारी का प्रयोग था हर घर पे। और ये त्योहार आता है सितंबर अगस्त में, बरसातों में खूब बारिश, कुम्हारी काम नहीं चलता है, तो उस दिन बच्चे पत्थर मारते थे घरों पर। हर घर का 20-25 कबीलों फूटता था, कुम्हारों को दूसरे दिन से काम मिल जाता तो हमारे पास 2 चीजें, बांस का काम और मिट्टी के काम को साल भर से ज्यादा घर में नहीं रखना है। एक नियम था, होली के दिन पुराना घड़ा फोड़ देना है, छठ की पूजा के दिन बांस का जितना सामान है गांव के बाहर फेंक डालना है, नया लेना है फिर इस्तेमाल करना है। तो इस तरह का एक मार्केट था बड़ा जबरदस्त। ये तो खैर बहुत बता सकता हूँ मैं कि क्या ढंग रहा है हमारे पास में, कैसे पूरा अपने आप में व्यवस्थित होकर के जीते थे लोग। इसके कई बार उसके समझ नहीं रहने की वजह से या क्या क्या हो जाने की वजह से लोग उसके गलत मतलब निकाले हैं। हर्ष जब मेरे पास में था बैठ के, मैं हर्ष को एक दिन बताया कि देखो एक कुम्हार के घर में बैठा था हर्ष, तो उस दिन ब्राह्मण लोग आए शादी के बर्तन लेने के लिए, आयरन कुंडल बोलते हैं, शादी के बर्तन लेने के लिए। तो ये कुम्हार तैयारी किया, तो ब्राह्मण परिवार आया बाजे गाजे के साथ में, कुम्हार के चाक की पूजा वाजा किया, कुम्हारनी को जो देना था दिया, कपड़ा वपड़ा, और सूप में सीधा लाया था वो दे के चलते बना। और दोपहर के समय चर्मकार लोग लेने के लिए आने वाले थे वही बर्तन, तो चमड़े का काम करने वाले लोग, तो ये बड़ी तैयारी कर रहा है। तो मैं बोला अरे काका खूब तैयारी चल रही है। हाँ, लोग आ रहे हैं बर्तन लेने के लिए। तो मैं बर्तन तो उठने ही है ना। हाँ, उठते ही रहते, सबको उठने ही है बोले। तो फिर ये तैयारी, बोले राजा लोग आ रहे हैं। हाँ,
देखो कैसे आ रहे हैं। तो जब वो लोग आए तो उनका जो सीधा था टोकरियों में था। क्या चीज? सीधा जो होता है ये सूप में लाया था, दाल चावल आटा नमक, उनका टोकरी में आया था। एक टोकरी में जवार, एक टोकरी में गुड़, एक टोकरी में दाल, और टोकरी में ये राजा लोग हैं भाई। बोले देखो वो बेचारा मंके खाने वाला, वो हमको क्या देता ये तो राजा है, ये नहीं देगा तो कौन देगा। तो मैंने ये बात हर्ष को बताया तो हर्ष दौड़ के जाके किताब निकाल कर आया। ये कोई एक अंग्रेज किताब लिखा है किसी गांव की व्यवस्था पे, यही बात वो लिखा। और वो लिखा कि देखो गांव में कितना शोषण है, ब्राह्मण कुम्हार के घर बर्तन लाने जाता है तो बहुत थोड़ा देता है, और कोई दूसरे जाति का जाता है तो उसको बहुत देना पड़ता है, ये शोषण है। वो ये बात लिखा है ना, वो ये बात लिखा। वो इस तरह से बहुत गड़बड़ी है, बहुत गड़बड़ी है। हमारी सारी चीजों को समझ नहीं पाए क्योंकि हमारे पास में समान बंटवारा कभी नहीं रहा है, उचित बंटवारा रहा है। बहुत उचित बंटवारा, समान बंटवारा, ये सारी चीजें बहुत रही है ना। तो कितना समय कहाँ तक बोलना हुआ? समय का भी उचित बंटवारा किया। आप पूरी समय ले लीजिए, कोई बात नहीं, इतना आनंद आ रहा है। ये जो रहा है पूरा का पूरा, तो हमारी अर्थव्यवस्था बेपनाह थी। यहाँ ये तय था कि हर एक को अपनी जिंदगी में कितना कैसे खर्च करना है, ये नहीं कि हर एक अपनी जिंदगी में कैसे कितना कमाना है, ये नहीं था। हर एक का मार्केट बंधा हुआ था। तो ये जो खर्च करने का, एक देने का, छोड़ने का एक स्वभाव पैदा करना होता है, लक्षण पैदा करना होता है। हमारे पास में लक्षणों को पैदा किया गया था आदमी के अंदर। अब जैसे कि बच्चों के अपने खेल होते थे पहले, छोटे छोटे बच्चे आपस में खेलते थे खूब। तो बच्चे आपस में तैयार होते, मिलते, या दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं, या एक को कुछ चोर बनाते, खेलते। खेलने के पहले वो कानून बनाते कि जो बेईमानी करेगा उसको ये सजा भोगना होगा, ये तय करते। तो वो जो खेल थे सामाजिक क्रम शिक्षण के लिए वो खेल थे पूरे के पूरे। वो खेलों से इनके अंदर सामाजिकता, उसके लक्षण, उसके क्रम शिक्षण, गलती करता है तो सजा भोगने के लिए भी तैयार रहना है, ये लक्षण पैदा किए जाते थे। जरा बड़ा होने के बाद जब वो पढ़ने बढ़ने लगता था तो उस समय के उसके सारे जो खेल होते थे, गोलियां फेंकना है, एक गोली पर निशाना लगाना है, ऐसे निशाना लगाने के खेल खेले जाते थे। यानी लक्ष्य और एकाग्रता, ये लक्षण पैदा करना है बच्चे के अंदर, वो खेलों के द्वारा पैदा किए जाते थे। लक्ष्य और एकाग्रता होना है पढ़ने वाले बच्चे के अंदर, उसको लक्ष्य दिखना है, एकाग्रचित होना है, और वो बड़े सहजता से उसमें आता है वो लक्षण। और उसके बाद फिर या गृहस्थ हो जाने के बाद के जो खेल होते थे वो सारे खेल से फांसा फेंक करके खेलने के, भाग्य से जो मिला है उसको सही इस्तेमाल करना है। ऐसे ना सब कुछ अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलता है, उसका सही इस्तेमाल करने आना है। तो फांसे वो खेल थे। लड़कियों के बाद बड़े बड़े विचित्र खेल थे, कई चीजें कहीं छुपा दी जाती थी, आंखें बंद करके घुमा फिरा के छुपा दिया, उसको ढूंढना है। तो क्या होता था कि इनकी रसोई में हजारों सामान वो कहीं भी रखी हुई चीज निकाल लेती थी। ये सारे लक्षणों को पैदा करने के लिए बहुत तरह के खेल हमारे पास में बने जिनके द्वारा लक्षण पैदा किए। ऐसा वो समझना होगा। मैं कोई ऐसे 100-150 खेल देखा हूँ पूरे के पूरे। हाँ, मैं कईयों को बोला हूँ कि इस विषय पे कर लो, डॉक्टर बन जाओगे। वो तो हमारे पास में पूरा देने के लिए ही अर्थव्यवस्था थी, आय प्रदान नहीं, व्यय प्रदान अर्थव्यवस्था थी कि हमको इतना इतना देना ही है। तो छोड़ने का एक लक्षण पैदा करना है, छोड़ते समय दुख नहीं आना है। तो हमारे पास उसके लिए फिर ये कलाओं की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ी। ये चित्रकला, शिल्पकला, ये सारी चीजों की वहां आकर की जरूरत महसूस होती है फिर कि थोड़ी देर के लिए बहुत सुंदर बनाए, फिर उसको पानी में ले जाके छोड़ दिए।
विसर्जित करती है। अब गणेश इतना खर्चा, इतना व्यवसाय किए, फिर जाके पानी में छोड़ दिए। हरितालिका, चैत्र गौरी, मंगल गौरी, ये जो सारे कार्यक्रम होते हैं, बहुत सुंदर वातावरण तैयार होता है, सब कुछ होता है, समाज इकट्ठा होता है, भोजन होगा, फिर उसको ले जाकर के पानी में छोड़ देना है। छोड़ते समय दुख नहीं आना है ना। छोड़ते समय बहुत दुख आता है लोगों को, तो छोड़ते समय दुख नहीं आना है। ये लक्षण पैदा करने के लिए पार्थिव चित्रकला, पार्थिव शिल्पकला बहुत मददगार है, जिनके द्वारा ये लक्षण पैदा किए गए हैं। कलाओं से हमारे पास गाँव में क्या होता है कि गांव में 4 चीजें बहुत महत्वशाली थी: विज्ञान, आध्यात्म, कला और सामाजिक अर्थशास्त्र। कला बहुत महत्वशाली चीज थी, तो कला के बिना बहुत गड़बड़ रहती है। कभी कभी तो लगता है कि आध्यात्म की पहली सीढ़ी कला ही है। अरे वाह, है ना। कला से एक सौंदर्य दृष्टि पैदा होती है, सौंदर्य दृष्टि। सौंदर्य दृष्टि नहीं है तो बड़ी गड़बड़ होती है। तो गुरुजी एक आई लड़की मेरे पास में आके पूछी, गुरुजी अगर एस्थेटिक नहीं होगा तो क्या होगा? बोला एस्थेटिक अगर नहीं होगा तो स्टेटस का चक्कर पड़ता है। वहां से पूरी गड़बड़ें चालू हो जाती है ना। अगर सौंदर्य दृष्टि है तो मुझे क्या चाहिए वो देखेगा, अगर वो नहीं है तो इसकी दृष्टि में कोई और होगा, उसके ऐसा चाहिए या ऐसे चाहिए, या जो मेरे पास है किसी के पास नहीं होना चाहिए, ये चक्कर पड़ जाता है। और ये सारा ईर्ष्या द्वेष उसका इसका कारण बन जाता है। और सौंदर्य दृष्टि है तो ठीक है भाई, मेरे को भी अच्छा लगता है, कर लेता है, उसमें जी लेता है बड़े आसानी से ना। ये सौंदर्य दृष्टि बहुत जरूरी होती है, और उसको पैदा करने के लिए हम लोग बहुत, आज क्या है, आज के कहीं भी इतने बड़े बड़े जो स्कूलों की जो पढ़ाइयाँ चल रही है, यहाँ सौंदर्य दृष्टि पैदा करने के लिए कोई भी एक विषय नहीं है। सही बात। कोई ये थोड़ा ही सौंदर्य दृष्टि के बारे में बताइए, क्योंकि हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग होती है सौंदर्य दृष्टि, वो इस मायने में नहीं है जिस मायने में आप बोल रहे हैं। हाँ। ये क्या है ये सौंदर्य? मैं एक बात, ये तो मेरे को भी नहीं पता था, फाइनेंस कॉलेज करने के बाद भी ये होता क्या है करके। एक दिन मैं आया बड़ों से आ करके, एक गली में खड़ा था, तो हमारे पास में पूजा होती है, भीमाल की पूजा। तो एक इतना लकड़ी का बनाते हैं भीमाल, और उसको यहाँ खड़ा करते हैं, उसमें एक खार लटकते रहता है, और उसको लेके चलता है आदमी ऐसे पकड़ के, तो वाद्य बजता है, उस वाद्य के हिसाब से वो चलता है। तो मेरे बगल में क्या खड़ा था, गुरुजी इसको भीमन्ना लेके चलना नहीं आ रहा होगा। क्यों? नहीं, वहां आए तो ये ऐसे से हिलना चाहिए। मेरा अच्छा पिंटा जी, वहां आए तो ऐसे से हिलना चाहिए। मेरे को उस दिन सौंदर्य दृष्टि क्या है उस दिन समझ में आई कि ये सारी चीजों के साथ में जब हिलती रुलती हुई चीज भी इसके साथ जब सामने करते हुए चले जाती है, तो वो फिर एक सौंदर्य दृष्टि होती है ना, हिलते हुए चले जाती है, उससे विपरीत नहीं होता है सब, वो फिर एक होता है सौंदर्य ऐसा ना, वो होता है। तो वो एक सौंदर्य दृष्टि है। तो ये सारे विषयों पे खैर काफी लंबी लंबी बात थी। अभी स्कूलों में हमारे पास में सौंदर्य दृष्टि पैदा करने के लिए कोई विषय नहीं है। खैर ये स्कूल जितने भी है बड़ा मजा आता है स्कूलों में जाते। एक तो मैं भी जाता था स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए जाता रहा मैं। तो एक तो क्या है, सुबह से लेके शाम तक बच्चा बैठता है, और 2.5-3 साल का बच्चा स्कूल में जाके बैठता है, तो 18-20 साल बैठता है पढ़ाई के नाम पे। उसकी हड्डियों को भी बैठने की आदत हो जाती है। उसके बाद वो जो काम देखता है बैठने का काम, फिर उससे कोई दूसरा काम तो होगा नहीं, क्योंकि 20 साल बैठा है भाई पढ़ाई के नाम पर स्कूल में। और फिर हर 45 मिनट के बाद 1 घंटा बजता है। तो अभी वो तेलुगु पढ़ा, उसके तुरंत बाद गणित पढ़ना है, उसके तुरंत बाद इतिहास पढ़ना है, उसके तुरंत बाद विज्ञान पढ़ना है। हर 45 मिनट के बाद विषय बदलता है उसका। तो घंटा बजते ही 1-5 मिनट में ही अपनी खोपड़ी को एडजस्ट कर देता। तो वो सारा दिन में बहुत बार एडजस्ट करते, कई साल करता है, इसलिए उसको एडजस्ट होने की आदत पड़ जाती है। ये आजकल के बच्चे कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगा, खोपड़ी को एडजस्ट होने की आदत डाली गई। हाँ, वो लक्ष्य, उसको कोई लक्ष्य नहीं, कोई उद्देश्य कुछ नहीं होता है उसका।
ये किया गया है, जानबूझ के किया गया है। क्या होता है, जब कारखाने छोटे थे तो समाज बहुत विविधता से जीता था। हर इलाके, हर गांव का अपना डिजाइन होता था। एक गांव में 360 जाति होती थी, 360 डिजाइन होता था। हर जाति का अपने डिजाइन का कपड़ा, बर्तन, भांडा सब कुछ होता था। और समय और संदर्भ के लिए भी डिजाइन होता था, कपड़ा होता था। तो उस समय तो क्या था कि अब जैसे कारीगरी जो थी, उस समय जो छोटे कारखाने थे तो उनको डिजाइन बदलना ना तो समय लगता था ना पैसा लगता था। सेकंडों में, मिनटों में डिजाइन बदलते थे। और वो एक ही तरह का काम क्यों करना है, तो वो लोग हर समय नया काम करने की कोशिश करते थे, तो वो बहुत डिजाइन पैदा करते थे। यहाँ तक कि हर समय और संदर्भ के लिए भी वो डिजाइन पैदा किए। एक जगह गए, लड़कियों गांव की औरतें ओढ़ना ओढ़ के जा रही थी, हमारे साथ कुछ लोग थे, तो उनको लगा बड़े सुंदर ओढ़ने हैं। तो बोला ये ओढ़ने बहुत सुंदर है, हमको चाहिए। तुमको क्यों चाहिए? नहीं हमको चाहिए, हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लगने का मतलब कुछ भी लेना है क्या? तो क्यों हम लोग नहीं ले सकते क्या? हाँ, ये तुम लोग नहीं ले सकते। ये ओढ़ना वो औरत ओढ़ सकती है जिसके एक संतान है। इसके 2 संतान होने के बाद उसके ओढ़ने का डिजाइन बदल जाता है। ओढ़ना देख करके बोल सकते हैं कि इसके 4 संतान है, इसके 5 संतान है, इसके 1 संतान है। तो यहाँ तक का वो डिजाइन किया है पूरा, समय और संदर्भ के लिए। ये तो छोटे अने एक गांव में जब एक जुलाहा अपने मद्दम पे 360 साड़ी बना सकता है, एक सुनार अपनी भट्टी पे 360 डिजाइन का मंगलसूत्र बना सकता है, ये इनकी सामर्थ्य है बहुत बड़ी। बड़े कारखानों का ये बस का नहीं है। ये बड़ा कारखाना एक डिजाइन करोड़ों में बना सकता है। इसलिए छोटे कारखाने वाले समाज में विविधता देखना चाहते हैं, और ये बड़े कारखाने वाले लोग समाज में समानता देखना चाहते हैं कि सब एक समान हो, सब एक ही समान हो जाए। सारी विविधता को ये लोग खत्म कर दिए, है ना, क्योंकि ये इनकी सामर्थ्य नहीं है कि हर एक के लिए डिजाइन बना के दे। ये तो ये जरूर चल रही है पूरी की पूरी है। इसके चलते, इनके कारखानों के चलते हमारी जो इतनी कलाएं थी, इतनी जो विद्याएं थी, इतना जो डिजाइन था, ये सब कुछ नाश हो गया। एक से समान 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 समानता का, क्योंकि ये उससे हटके दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते ना, कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सब रखा है समय, लक्षणों को पैदा करना, वो ये सारी चीजें हमारे पास में बहुत अच्छी रही है। तो अब मैं बस कर देता हूँ। ठीक है। रविंद्र जी, हाँ। एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए। कि आप जब बड़ौदा से वापस आए, हाँ। तो बड़ौदा को उधर को जो आर्ट प्रैक्टिस चल रहा था, हाँ। उससे आप कैसे देख रहे हैं? अभी उधर भी अभी एफएमएल आर्ट तो आ गया, हाँ। उधर बना के वो जवाब पे है। अब देखिए, मैं एक बात बताऊँ, एक ये फाइन आर्ट्स कॉलेज, जितने जे कॉलेज या बड़ौदा कॉलेज वालेज बनने के बाद में यहाँ कलाकार और कारीगर ये 2 अलग हो गए। बस ठीक है, बस ठीक है। ये 2 अलग हो गए। वहाँ पढ़ने वाला कलाकार, बाकी सब कारीगर। और हमारे समाज में क्या था कि सारे कलाकार ही थे अपने आप में। तो बात यह है कि कलाकार और कारीगर में फर्क क्या है। जब ये बात होती है मेरे से, कई बार पूछे बोली कारीगर और कलाकार में फर्क क्या है, तो मेरा बोलना ये होता है कि औजार को दृष्टि में रख करके जो सृष्टि करता है वो कारीगर है, जो सृष्टि करके उसके लिए औजार बना लेता है वो कलाकार है। वो औजारों के बंधन में नहीं रहे। वो बताइए ना, वो कैनवास के बारे में जो बताया। हाँ, वही जो बात है कि हमारे पास में क्या था कि हमारे जो कलाकार थे पहले के, वो लोग अपने भूभाग को अपना कैनवास मानते थे, अपनी दुनिया में। आज ये फाइन आर्ट्स कॉलेज में से जो कलाकार निकलते हैं वो अपने कैनवास को अपनी दुनिया मानता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मानता। वो देखता ही नहीं है। नहीं तो हमारे पास के जो कलाकार है अपने इलाके को सुंदर कर डालते थे कि कैसे कहाँ क्या चीज होने से वो सुंदर होगी, वो वातावरण और सुंदर हो जाएगा। वो रचना और की है पूरी, वो वातावरण को सुंदर करने की बात करते थे। और ये अपने कैनवास को अपनी दुनिया मान के खुश है। एक बड़ा प्रश्न बोली, समाज में एक कलाकार की क्या भूमिका होती है, ये प्रश्न पूछ। मैं भूमिका क्या होती, एक घर जल रहा है, कलाकार वहाँ खड़ा है तो क्या करेगा? जो सब कर रहे हैं उसको करना चाहिए, वो भी पानी डाल रहे हैं, सब पानी डाले। नहीं मैं कलाकार हूँ, मैं यहाँ से ड्राइंग करूँगा तो पीटेंगे इसको। ऐसा थोड़ी होगा। अरे
मतलब देखते हैं ना, वही प्रॉब्लम है। हर एक में क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे। वो तो थोड़ी पंडित जी एक सलाह है, हाँ कोई पीएचडी करना चाहे या न करना चाहे इस विषय पर, हाँ आप पुस्तक अवश्य लिखिए। हाँ, ये इसलिए आप ही ने कहा कि बांटने के लिए होता है, तो इसको समाज में बांटने के लिए और कोई अच्छा तरीका नहीं है, पुस्तक लिखे। इनका सीडी रिकॉर्ड लोगों ने बनाया है, और ऑडियो सीडी, तो उसी को ट्रांसक्राइब कर दी किताब में। हाँ वो कर मैंने पहले दिन पूरा खरीद लिया मैंने। इसीलिए हाँ।